पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, वहां के हालात पर आज भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में शुक्र है ऊपर वाले का कि सभी दलों ने भारत सरकार की रणनीति और बांग्लादेश के ताजा हालात की जानकारी पाने के बाद कहा कि हम सरकार का इस मसले पर समर्थन करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के ताजा हालात को लेकर अब से कुछ देर पहले सूचना दी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात का जिक्र उन्होंने किया। मैं चाहती हूं कि वो बयान अगर किसी कारणवश आप नहीं सुन पाए हैं तो सुनिए, क्योंकि यह आपके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से जुड़े भारत सरकार की सोच का बयान है। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 19,000 भारतीय हैं, 9,000 उनमें से स्टूडेंट्स हैं। एक अच्छा खासा बल्क यानी एक अच्छी खासी तादाद जो है वो जुलाई में ही वापस आ गई थी, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे थे कि बांग्लादेश से जितना जल्दी निकला जा सके बेहतर है, वहां के हालात पर हमारी नजर है। साफ है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अल्पसंख्यक, और वहां के अल्पसंख्यक कौन हुए? वो एक मुस्लिम मुल्क है, अल्पसंख्यक वहां के हिंदू हुए। चिंताजनक हालात। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिसका डर था, बीते 24 घंटे में यकीन मानिए वहां पर वो हो भी रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके सामने इस वक्त जो चल रहे हैं वो दो बड़े अखबारों की हेडलाइंस हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबारों में से एक है द डेली स्टार। क्या लिखता है? हिंदुओं के घर और दुकानों पर 27 जिलों में हमले हुए। न्यू एज के मुताबिक, यह भी वहां का एक जाना माना पत्रिका है, अखबार है, उसके मुताबिक हिंदुओं के घर, व्यापारिक संस्थान और मंदिरों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये सुर्खियां बांग्लादेश के अखबारों की है। हालांकि भारत में कई लोग हैं जो कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और सिलेक्टिव कि मंदिरों को बचाया जा रहा है, मस्जिदों से अल्पसंख्यकों की रक्षा की तकरीरें की जा रही हैं। सोशल मीडिया पे कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं। मेरा उन तमाम लोगों से सवाल है कि मंदिरों को बचाया जा रहा है किससे? यह दिलचस्प नहीं है कि ऐसे फोटो किसी और धर्म के धार्मिक स्थल को लेकर तो आ ही नहीं रहे। हालांकि आंदोलन का इतिहास रहा है, हम इस बात में यकीन करते हैं। अंग्रेजों से इस देश को आजादी हमारे यहां पर हुए आंदोलनों की वजह से मिली है। हम ये मानते हैं कि सरकारों की गलत नीतियों को अगर कोई ट्रैक पर लेकर आता है तो वो आंदोलन है। देश में लोकतंत्र स्थापित होता है। ऐसे आंदोलन का सबसे बड़ा अगर कोई जिक्र करता है या कोई नाम जहन में आता है तो कौन सा है? महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने उन साथियों को भी छोड़ दिया जो हिंसा के रास्ते पर चले गए। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है? मेरे सामने जो तस्वीरें चल रही है इस वक्त, आपके सामने जो तस्वीरें दिख रही है, इसे आप क्या कहेंगे? आंदोलन? बांग्लादेश में जो आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है उसकी जड़ें और शाखाएं दोनों कहीं और जाकर जुड़ रही है। पहला सवाल यह है कि आंदोलन शुरू क्यों हुआ, किसने किया? आपके पास भी जानकारी आ गई होगी अब तक। शुरुआती और सतही तौर पर क्या दिखता है कि छात्रों ने इसे शुरू किया क्योंकि वो आरक्षण के खिलाफ थे। कौन सा आरक्षण? जो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के परिवारों को मिल रहा था, है ना? लेकिन अगर ये आरक्षण की मांग की लड़ाई थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट जब आरक्षण को खत्म कर देता है वहां का, तो आंदोलन तभी समाप्त हो जाना चाहिए था ना। लेकिन बावजूद उसके 5 अगस्त यानी सोमवार को ढाका के लिए लॉन्ग मार्च का कॉल किसने दिया? कहा जा रहा है कि छात्रों के आंदोलन को जमाते इस्लामी ने हाईजैक कर लिया। जमाते इस्लामी के नेताओं की मुलाकात पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों से लगातार हुई, लंदन में हुई और बाकी कई शहरों में हुई। और हमारे सोर्सेज बता रहे हैं शेख हसीना की तख्ता पलट की योजना कोई अचानक नहीं बनी थी। इसके लिए 5 महीने से प्लानिंग चल रही थी। जनवरी 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी।
जिसके लिए बाकायदा कई देशों से फंडिंग का इंतजाम किया गया था। और मैं आपको ये बता रही हूँ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये हवाई कोई दो बिंदु नहीं जोड़े जा रहे हैं। इस साजिश में सेना के भी कई बड़े अधिकारी शामिल थे, हथियारों की मदद तक पहुंचाई गई थी और इन सब के लिए सेना के कुछ अधिकारी और जमाते इस्लामी के जो लोग हैं उनकी मदद ली गई। और जमाते इस्लामी, जान लीजिए इसके बारे में, अपने गठन से ही ये कट्टर इस्लामिक देश का समर्थक रहा है, इसीलिए उसे शेख हसीना की सेक्युलर विचारधारा पसंद नहीं। जमाते इस्लामी की स्थापना मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता सैयद अबुल अला मौदूदी ने इस्लामी विजय और दुनिया को इस्लाम के झंडे तले लाने के एजेंडे के साथ की। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में एक गैजेट अधिसूचना के जरिए जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन शिबिर को कट्टर इस्लामिक संगठन बताकर बैन कर दिया था। यह बिंदु ध्यान रखिएगा। जमाते इस्लामी पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम लगाए गए थे और उस पर पाकिस्तान से जुड़े होने का आरोप लगा था। जमाते इस्लामी पर बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन में पाकिस्तान का साथ देने का आरोप लगा था और इसी के बाद आजाद बांग्लादेश के जो पहले प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने जमाते इस्लामी पर बैन लगा दिया। हालांकि मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जियाउर रहमान ने जमाते इस्लामी से बैन हटा भी दिया। अच्छा, इसके बाद जमाते इस्लामी और जियाउर रहमान में बनने लगी। जियाउर रहमान की जो पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, एक साथ ये दोनों मिलकर रणनीति पर काम करने लगे और खबरों के मुताबिक मौजूदा आंदोलन में भी बीएनपी के नेता और जियाउर रहमान के बेटे तारिक रहमान जमाते इस्लामी की मदद से पाकिस्तान के संपर्क में इस पूरे के पूरे छात्र आंदोलन को हवा देते हैं। जो साजिश बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ रची गई, वो हो सकता है बांग्लादेश के हिसाब से हमारे लिए ऐसा लगे कि हमारे यहां थोड़ी है, लेकिन क्या इसे इग्नोर कर देना चाहिए? बहुत गंभीर सवाल पूछ रही। क्या इस तरीके की ताकतें इस जमीन पर हमारे देश की सुख और शांति को नजर लगाने के लिए काम नहीं कर रही होंगी? हमारे देश में जितने भी आंदोलन हुए, आप देखिए शुरुआत में सबके सब शांतिपूर्ण तरीके से हुए। हमेशा सरकारें और प्रदर्शनकारियों के बीच एक बातचीत का दौर और रास्ता निकलता रहा। लोकतांत्रिक तरीके से सत्ताएं बदली भी हैं, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है उसके बाद सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत ही एकमात्र देश है जो इस वक्त पूरे तरीके से लोकतांत्रिक है और बहुत लोगों को यह लोकतंत्र पच नहीं रहा है और इसीलिए गूंज